ज्ञान विविध शिक्षा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश कुमार यादव आज आपको शिक्षा शास्त्री, जिसको अपन बीएड कहते हैं, सामान्य एजुकेशन में बीएड बोलते हैं और संस्कृत एजुकेशन में इसे शिक्षा शास्त्री बोला जाता है। और कोरोना डिजीज़ की वजह से हमारी पढ़ाइयाँ काफ़ी सफरिंग कर रही हैं। इस वजह से महाविद्यालय प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि क्यों न बीएड की कक्षाओं को भी सुचारू रूप से चलाया जाए और उसे ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। तो बीएड का पाठ्यक्रम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2 साल का है वैसे तो, लेकिन आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर का 5th पेपर ऐसा ही समावेशी शिक्षा आप देख लेना। और बीएड सेकेंड ईयर के अंदर समावेशी शिक्षा एक नई पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई है और उस समावेशी शिक्षा के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। समावेशी शिक्षा क्या होता है और ये आपको ध्यान में होगा, समावेशी शिक्षा केवल बीएड के पाठ्यक्रम में नहीं है, शिक्षा शास्त्री के पाठ्यक्रम में नहीं है। यूपी टेट, राजस्थान टेट, एमपी टेट और सी टेट की परीक्षा होती है दिल्ली द्वारा आयोजित, उस पाठ्यक्रम में भी इसे समावेशी शिक्षा को निर्धारित किया गया है। तो समावेशी शिक्षा अपने बीएड पाठ्यक्रम के अलावा कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उसमें भी यूजफुल है। तो आज अपन समावेशी शिक्षा जो राजस्थान विश्वविद्यालय जगत गुरु यूनिवर्सिटी के द्वारा पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई है, इस पाठ्यक्रम में मैं आपको समावेशी शिक्षा के बारे में आज बताऊंगा। समावेशी शिक्षा, इसको अपन अंग्रेजी में बोलते इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, समावेशी शिक्षा। अब इसके पाठ्य के टाइटल से कि भी टाइटल एप्रोप्रिएट है या नहीं है, इसको मैं थोड़ा सिग्निफाई करता हूं कि समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है जिसमें सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को एक साथ में रहकर, जाति वर्ग भेद इनको मिटाकर एक साथ इनको शिक्षा प्रोवाइड की जाए। जब ऐसी प्रकार की शिक्षा दी जाएगी तो जो विशिष्ट बालक है, उन बालकों के अंदर शारीरिक और मानसिक विकलांगता होती है, वो दिव्यांग बालक होते हैं। तो वो बालक क्या करते हैं, अपने आप को इंफीरियरिटी महसूस करते हैं। समाज में जब सामान्य लोगों के बीच में जब आते हैं तो उनको थोड़ी हीनता की भावना महसूस होती है। तो वो ऐसी स्थिति में इन दोनों को अगर एक साथ में शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए और वो शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। आप क्या समझना, आपकी समावेशी शिक्षा क्या होती है। अब अपने सामने विशिष्ट बालकों को और सामान्य बालकों को दोनों को अपन शिक्षा क्या कराएंगे, एक साथ उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन सामान्य बालक एक विशिष्ट बालक की तुलना में श्रेष्ठ होगा। क्यों? उसकी मानसिक क्षमता अलग होगी, उसकी शारीरिक क्षमता अलग होगी, उसकी हर एक्टिविटी अलग होगी। लेकिन जो विशिष्ट बालक हैं उनमें वो तो चीज देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये चीज मान के चलिए, विशिष्ट बालक भले देख नहीं पाए, सुन नहीं पाए, चल नहीं पाए, लेकिन कुछ न कुछ उसके अंदर एक सामान्य बालक से भी श्रेष्ठ क्वालिटी होगी। मान लो कोई आदमी नहीं देख पाता है तो वो स्पर्श करके इंद्रियों के द्वारा एक सामान्य बालक की तुलना में अधिक बता सकता है। इस प्रकार की जो शिक्षा है वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो पहले तो हम आपको इसके बारे में, समावेशी शिक्षा के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन सबसे पहले आएगी इन दो बालकों के आधार पर, सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों के आधार पर शिक्षा के 4 भाग कौन से हैं। शिक्षा के 4 भाग कौन से हैं? तो एक तरफ मैंने लिख दिया, पहले ये देख लीजिएगा, एक तरफ मैंने लिख दिया सामान्य बालक, सामान्य बालक, और एक तरफ मैंने लिख दिया विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक, ठीक है। इन दोनों को साथ में शिक्षा को उपलब्ध करवाना। अब इन दो बालकों के आधार पर शिक्षा के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। इन दो बालकों के आधार पर, इन दो बालकों के आधार पर शिक्षा के 4 भाग हैं।
शिक्षा के 4 भाग हैं। बहुत अच्छी बात है, इसको सुनिएगा। बहुत अच्छे न्यू पाठ्यक्रम के अंदर, न्यू करिकुलम के अंदर इसको समावेशी शिक्षा को शामिल किया गया है। बहुत अच्छी अचीवमेंट है और इसका अच्छा रिजल्ट मिला गवर्नमेंट को, तो इस पाठ्यक्रम में इसको निर्धारित किया गया है। तो अब इन 2 भागों के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया? 4 प्रकार में, सामान्य, विशिष्ट और एकीकृत। एक तो सामान्य हो जाएगा, ठीक है, एक सामान्य एजुकेशन हो जाएगा, सामान्य शिक्षा। एक विशिष्ट शिक्षा, और विशिष्ट शिक्षा के साथ फिर क्या हो जाएगा? एकीकृत शिक्षा, एकीकृत शिक्षा। और फिर इसके बाद हो जाएगी आपकी लास्ट में समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा। तो आपने इस चीज का समझ आ गया कि भाई तो इन 2 बालकों के, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, इन 2 बालकों के आधार पर हमने शिक्षा को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। और सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा। सामान्य शिक्षा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? जनरल एजुकेशन। विशिष्ट एजुकेशन को क्या कहते हैं? स्पेशल एजुकेशन। इसको अपन कहेंगे स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन। इसको अपन क्या कहेंगे? जनरल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन, ठीक है। और एकीकृत शिक्षा को अपन क्या कहेंगे? इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। और इसको समावेशी शिक्षा को क्या कहेंगे? इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो शिक्षा के कितने भाग हो गए? 4 भाग, ठीक है। आप लोगों की समझ में आ गया ना? ठीक है ना? ये 4 प्रकार आप ध्यान में रखिएगा, सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा। अब एक बेन आरेख के द्वारा हम समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने जो सामान्य बालक है, इस सामान्य बालक को मैंने बेन आरेख बना के एक सर्कल बना दिया। ये सर्कल वाले जितने बालक हैं वो सामान्य बालक, और जो विशिष्ट बालक है उसको मैंने ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। ये बेन आरेख के द्वारा हम इसको आप समझेंगे कि विशिष्ट बालक में अंदर जिस ट्रायंगल टाइप का बेन आरेख आता है और सामान्य बालक के अंदर सर्कल टाइप का। अब सामान्य शिक्षा, सामान्य बालक में सामान्य शिक्षा मिलेगी। इसके अंदर जनरल एजुकेशन में जो बालक सामान्य है, जनरल एजुकेशन अपने इंडिया के अंदर सब जगह विराजमान है, चल रही है हर जगह, और उसमें केवल सामान्य बालक की शिक्षा में अध्ययन करेंगे। और विशेष शिक्षा के अंदर, अर्थात मान लीजिए मैंने एक डायग्राम बनाया, ये क्लासरूम है, फिर ये क्लासरूम बना दी मैंने, फिर मैंने ये क्लासरूम बना दी मैंने, और फिर मैंने ये क्लासरूम बना दिया, ठीक है। अब इस क्लासरूम के अंदर केवल सामान्य बालक, सर्कल वाले बालक बैठे हुए, ठीक है। सर्कल वाले बालक है ना, वो इसके अंदर बैठे हुए। और इस विशिष्ट स्पेशल एजुकेशन के अंदर ट्रायंगल वाले बालक बैठे हुए। इसमें केवल वही ट्रायंगल बालक होंगे, वही शिक्षा लेंगे। अब अपने सामने है एकीकृत शिक्षा। इसमें सामान्य और विशिष्ट दोनों को बिठाया जाएगा। सामान्य बालक भी होंगे और विशिष्ट बालक भी होंगे, ठीक है। तो इन दोनों को हमने बिठा दिया। लेकिन इसके अंदर जो शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, उसमें क्या करते हैं अध्यापक लोग? केवल विशिष्ट बालकों की तरफ ध्यान देते हैं, उसको मोटिवेट करते रहते हैं। और जो सामान्य एजुकेशन का बालक है वो प्रतिभाशाली भी होता है और शिक्षा के अंदर वो पिछड़ता चला जाता है। तो एकीकृत शिक्षा का जो रिजल्ट मिला वो ज्यादा प्रभावशाली नहीं मिला। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई शिक्षक एक पर्टिकुलर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, या सामान्य को दे रहे हैं या विशिष्ट को दे रहे हैं, तो ऐसी शिक्षा काम की नहीं है। तो एकीकृत शिक्षा को समाप्त करके उन्होंने वर्तमान के अंदर इंक्लूसिव जो एजुकेशन है उसको उन्होंने शामिल कर लिया। और इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर भी एकीकृत शिक्षा के जैसे दोनों होंगे, सामान्य बालक भी होंगे, विशिष्ट बालक होंगे। लेकिन इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आपको एक ही ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसमें दोनों बालक पढ़ेंगे और अध्यापक क्या करेगा? निष्पक्ष होकर
दोनों बालकों की जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसको वो क्या करेगा, बताएगा। ये नहीं कि उसने केवल कमजोर बालकों को या पिछड़े बालकों को या विशिष्ट बालकों को ध्यान दिया और जो सामान्य बालक है उसको भूल गया। ऐसा नहीं होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन में दोनों को वो शिक्षा क्या कराई जाएगी, उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, विशेष शिक्षा और सामान्य शिक्षा क्या होती है और किन बालकों को ये शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। तो इन दो बालकों के आधार पर शिक्षा के 4 मैंने भाग आपको बता दिए। अब आपके सामने क्वेश्चन पुटअप होता है, समावेशी शिक्षा क्या है, होता है ना, समावेशी शिक्षा क्या है। मैंने आपको यहाँ पर आगे टाइटल में दे दिया, समावेशी शिक्षा क्या है। अब मान लो मैंने बच्चों को शिक्षा दे दी, ठीक है। अब समावेशी शिक्षा में क्या हो गया कि जैसे मान लो विशिष्ट बालक है, विशिष्ट बालक जब शिक्षा को गेन करके, विशिष्ट विद्यालय में शिक्षा को गेन करके जब वो सामान्य पारिवारिक बैकग्राउंड में आता है, सामान्य जीवन के अंदर आता है, तो उसे बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उसे सामाजिक, आर्थिक और अनेक प्रकार की गतिविधियां हैं उसको फेस करना पड़ता है। वो बालक जब विशिष्ट स्कूलों में पढ़ा तो वो क्लास में जितने अंधे बालक हैं, गूंगे बालक हैं, पैरे बालक हैं, अपंग बालक हैं, है ना, इनके साथ अध्ययन किया तो उसने सोचा वही इतने ही है। लेकिन वो सामान्य एजुकेशन के लोगों के साथ जब आया तो उसने ये महसूस किया कि अरे मैं तो इनसे काफी पिछड़ा हुआ हूं। जब उसने ये महसूस किया, उसने अपने आप को तिरस्कृत महसूस किया, उसके अंदर इन्फीरिटी की भावना आई, हीनता की भावना आई। मान लो कोई गली के अंदर कोई गाय दौड़ रही है, सामान्य बालक तो भाग के चला गया और विशिष्ट बालक है वो दौड़ नहीं पाया। जब उसने देखा कि ये सामान्य बालक तो भाग गया और मैं नहीं भाग पाया, तो उसके अंदर थोड़ी विशिष्टता या हीनता की भावना या तिरस्कृत की भावना आई। जब ये भावना आई तो वो सामान्य बच्चों के साथ, सामान्य शिक्षा के साथ या सामाजिक जीवन के साथ उसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ। जब एडजस्टमेंट नहीं हुआ तब सरकार ने, समाज ने ये निर्णय किया क्यों ऐसी शिक्षा दिलाई जाए जिससे वो बचपन से ही उन बच्चों के साथ में रहकर, सामान्य बच्चों के साथ में रहकर उस चीज का अनुभव करें, जिससे अचानक उनको इन चीज का फेस नहीं करना पड़े। इस प्रकार ये शिक्षा क्या कहलाती है, इंक्लूसिव एजुकेशन या सामान्य शिक्षा कहलाती है। अब आपने में कौन कौन से बालक आएंगे इसमें, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसके 2 भाग और बताता हूं कि इसमें 4 भाग कौन कौन से होते हैं, बालक, विशिष्ट बालक कौन से होते हैं और सामान्य बालक कौन से। इन दोनों को मिलाकर जो शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी वो आपको क्या कहलाएगी, समावेशी शिक्षा कहलाएगी। अब अपन ने इसका तो अध्ययन कर ही लिया है कि भाई सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों आएंगे इसके अंदर। अब मान ले तो मैंने क्या किया, कौन कौन से बालक आएंगे ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी। एक तो आएगा सामान्य, देखिएगा, एक आएगा विशिष्ट बालक आएंगे, ठीक है। सामान्य बालक भी आएंगे, विशिष्ट बालक भी आएंगे। अब सामान्य बालक के अंदर एक बार रुको, अब मौखिक, इसके मैंने पार्ट कर लिए शारीरिक रूप से विकलांग बालक, जो शारीरिक रूप से फिजिकल इंपेयर्ड होंगे, शारीरिक, और फिर दे दिया मैंने मानसिक, फिर मैंने दे दिया मान लो मौखिक, और मौखिक के बाद फिर मैंने क्या दे दिया, मौखिक के बाद में मैं दे दिया मनो सामाजिक और शैक्षिक। मनो सामाजिक और मनोसामाजिक के बाद दे दिया मैंने शैक्षिक, और शैक्षिक के बाद दे दिया वंचित, शैक्षिक के बाद दे दिया मैंने वंचित, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक और वंचित रूप से पिछड़े बालक। अब आप देखिए विशिष्ट बालक में शारीरिक, मानसिक, मौखिक, मनोसामाजिक, शैक्षिक और वंचित, इस प्रकार के हमने बालक लिए। अब जो विशिष्ट बालक हैं वो शारीरिक रूप से अपंग होते हैं, होती है ना, किसी शरीर रूप से शारीरिक उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, नहीं बौद्धिक, शारीरिक, बौद्धिक में लिखा है शारीरिक, मानसिक, मानसिक या बौद्धिक एक ही चीज है, कोई नहीं। अब शारीरिक रूप से कोई श्रवण बाधित होता है, कोई सुन नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है, इस प्रकार उसकी फिजिकल रूप से वो क्या होगा, इंपेयर्ड होगा।
शारीरिक रूप से अपंग होगा, उसमें कमी होगी, क्योंकि आपने देखा होगा, कभी सुना होगा कि बच्चा देख नहीं पाता है, और एक सामान्य बालक की कितनी होती है IQ 6/6, कहते हैं ना अपन, शारीरिक रूप से उसकी 6/6 आंख है। जब आर्मी के अंदर जॉब करने जाते हैं ना, तो उसमें आंख 6/6 मांगते हैं। अब मेरे चश्मा लगा हुआ है, मेरी 6/12 है, 6/18 है, तो वीक है ना ये आंख, तो इसका मतलब ये शारीरिक अपंगता, ठीक है। इसी प्रकार मान लो कितने डेसिबल पर अपन सुन पाते हैं, अब ज्यादा डेसिबल होगा तो अपन बहरे हो जाएंगे, तो 25 डेसिबल शायद है, 25 डेसिबल के अंदर अपन क्या करते हैं, सामान्य रूप से सुन पाते हैं, और ज्यादा मान लो कोई 80 डेसिबल पे हो गया तो बहरा होगा। तो इस तरीके से मूक बधिर बालक भी है ना। तो इस तरीके से उनके अंदर कोई न कोई शारीरिक रूप से, कान के अंदर, आंख के अंदर, है ना, ये सारी समस्याएं उसको फेस करनी पड़ती हैं। तो ये शारीरिक विकलांगता या दिव्यांग बालक कहलाते हैं। अब बौद्धिक के अंदर उसकी मानसिक IQ देखते हैं। एक सामान्य प्रतिभाशाली बालक की आपने पढ़ा होगा, बुद्धि उपलब्धि निकालते हैं, मनोविज्ञान के अंदर अपने हैं, बुद्धि उपलब्धि निकालते हैं, तो उसमें मेंटल एबिलिटी अपॉन वो फॉर्मूला है ना, मेंटल एबिलिटी बट्टे CA × 100, वास्तविक कैलकुलेशन करते हैं ना, उसकी बुद्धि उपलब्धि निकालते हैं, तो शायद 140 से जिनकी ऊपर आती है वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, वो टैलेंटेड बालक कहलाते हैं। अब मान लें अपन पढ़ रहे हैं विशिष्ट बालक 70 से जिनकी IQ कम है, वो बच्चे क्या होते हैं, मानसिक विकृत होंगे। क्यों? उनकी IQ क्या होगी, वो कम होगी। जब IQ कम होगी, इसका मतलब है उसके अंदर मानसिक जो बौद्धिकता है वो कम है सामान्य बालक की तुलना में। प्रतिभाशाली बालक की तुलना में उनकी बुद्धि उपलब्धि क्या है, कम है। फिर अपन से कोई पूछे मौखिक, अब मौखिक के अंदर कौन से बालक आएंगे, तो मैंने शारीरिक के रूप में बता दिया आपको, मानसिक रूप में बता दिया। मानसिक रूप में उसकी IQ निकालनी पड़ेगी, है ना, उसकी बुद्धि उपलब्धि निकालनी पड़ेगी। 140 से ऊपर आएगा तो वो प्रतिभाशाली बालक में आ जाएगा, 70 से कम आएगा तो वो विशिष्ट बालक की श्रेणी में आ जाएगा, मंद बुद्धि का बालक हो जाएगा। और शारीरिक रूप से भी वो अगर फिजिकल फिटनेस नहीं है तो फिजिकल इंपेयर्ड है। 6/6 आंख कितनी बढ़िया होती है, 25 डेसिबल में सुन सकते हैं। तो ये सारी चीजें शारीरिक और मानसिक। और मौखिक के अंदर क्या आएगा, बोलना। एक बच्चा क्या करता है, हकलाता है, एक पूर्ण रूप से, एक आंशिक रूप से और एक हकलाना। 3 प्रकार की मौखिक के रूप में आएगा। एक बच्चा हकलाता है, एक पूर्ण रूप से बोल ही नहीं पाता है, एकदम गूंगा ही है, तो इसका मतलब मौखिक रूप से वो विकलांग है। और एक आंशिक है और एक हकलाना है, स्टेमर हकलाते ना होते, ये इसका मतलब उसके अंदर बोलने की क्षमता की कमी है। अब एक आ जाएगा मनोसामाजिक। मनोसामाजिक के बारे में आपने सुना होगा। मनोसामाजिक में वो विद्यार्थी आएंगे जो कैसे होंगे, मनोसामाजिक में मानसिक और सामाजिक दोनों प्रकार के होते हैं ना। उसके अंदर मानसिक और शारीरिक ये दोनों कमियां मिलेंगी। वो विद्यार्थी क्या कहेंगे, मनोसामाजिक कहलाएंगे। दोनों कमियां होंगी। जैसे आपने देखा होगा अपराधी बालक होते हैं, या अपराधी बालक के अलावा क्या कह सकते हो उसको, अपराधी बालक कह सकते हो, या समस्यात्मक बालक, सुना होगा ना। समस्यात्मक बालक और अपराधी बालक जो दोनों हैं इस श्रेणी में आते हैं। मैं आपसे अगर एक चीज पूछूं कि मुझे ये बताइए, समस्यात्मक बालक और अपराधी बालक क्या है, कौन होते हैं। समस्यात्मक बालक, मान लो एक कक्षा के अंदर बालक बैठे हैं और वो बालक क्या करता है, गुरुजी की आज्ञा नहीं मानता, खड़ा होकर बाहर चला जाता है, निकल आता है, मन चाहे जब आ जाता है, मन चाहे जब परमिशन नहीं लेता है। तो कहने का मतलब जो नियम या शिक्षा के जो कानून बनाए गए हैं उसको वो फॉलो नहीं करता है, तो वो समस्यात्मक बालक कहलाएगा। उसका इतना IQ नहीं है कि सर की बातों को मुझे फॉलो करना चाहिए, नहीं ध्यान है उसको। और अपराधी बालक वो होता है जो कक्षा से निकलकर और कोई अपराध कर देता है, वो कानून का नियम पालन नहीं करता बल्कि उसको एक क्राइम के रूप में क्या कर देता है, कर देता है। तो वो क्या कहलाता है, मनोसामाजिक प्रवृत्ति के जो बालक हैं वो कहलाते हैं। जो समस्यात्मक बालक भी होते हैं और जो आपके क्या होंगे, अपराधी बालक होंगे। तो ये मैंने आपको मनोसामाजिक प्रवृत्ति के जो बालक है उनके बारे में बताया।
और इसके अंदर मौखिक में आपको क्या बताया, मौखिक में जो विद्यार्थी क्या नहीं कर पाए, बोलो। तो ये सारी प्रकार की जो समस्याएं अब है शैक्षिक वंचित शिक्षा से, शैक्षिक समस्याएं कौन कौन सी आएंगी और वंचित समस्याएं कौन कौन सी आएंगी। अब शिक्षा में कौन सी समस्याएं आएंगी, वंचित में कौन कौन सी आएंगी, इसके बारे में मैं और बता देता हूं। आपने सुना होगा शैक्षिक समस्या में बच्चे जब अध्ययन करते हैं तो कुछ बच्चे लिख नहीं पाते हैं, कुछ बच्चे लिख नहीं पाते हैं, कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ की लेखन क्षमता कमजोर होती है, कुछ की गणना कमजोर होती है। तो ये शैक्षिक समस्या इन विशिष्ट बालकों में देखने को मिलती है। कैसे मिलती है आप, अब मैंने जैसे अभी कहा कि कई बच्चे कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। अब शैक्षिक के अंदर बच्चों को पढ़ने में, लिखने में और उसको गणना करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसको क्या कहते हैं, डिसकैलकुलेशन कहते हैं ना, डिसकैलोसिया और डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया, ये तीनों है। डिसग्राफिया किसमें आती है, जब लेखन की समस्या आती है उसको डिसग्राफिया बोलते हैं, और जिसको पढ़ने की क्षमता में होती है उसको डिसलेक्सिया कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। और जो गणना करने में आता है कहते हैं कैलकुलेशन, कैलकुलेसिया। तो ये तीनों जो प्रकार है मैंने आपको बताए हैं, इनके बारे में आप अध्ययन कीजिएगा। और फिर वंचित बालक में, चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, एससी, एसटी, ओबीसी या अन्य कोई कारणों से वो शिक्षा से वंचित रह गया, तो उन बालकों को भी समान रूप से हमें क्या देनी चाहिए, शिक्षा को प्रोवाइड कराना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने आपको ये सामान्य बालक और विशिष्ट बालक शिक्षा के ऊपर जो टॉपिक दिया, आज इतना ही बताऊंगा। कल मैं आपको फिर इसका आगे और डिस्क्राइब करूंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू। वंदे मातरम।